दोस्तों, आज की वीडियो में जिक्र होगा मनोज कुमार का और उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प पहलुओं का। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। निर्माता, निर्देशक और अभिनेता मनोज कुमार ने एक लंबा सिनेमाई सफ़र तय किया है। 9 अक्टूबर 1956 को फिल्मों में हीरो बनने का सपना लिए 19 साल का एक नौजवान दिल्ली से मुंबई आया। साल 1957 में अपनी पहली फिल्म फैशन में 19 साल के इस युवक को 80 से 90 साल के भिखारी का छोटा सा रोल मिलता है। इस नौजवान का नाम था हरि किशन गोस्वामी, जो बाद में मनोज कुमार के नाम से मशहूर हुए। हरि किशन ने इसके बाद कुछ और फिल्में की, जिसमें मीना कुमारी जैसे बड़े सितारों के साथ चंद सीन करने को मिलते थे। मानो हरि किशन के सब्र का इम्तहान लिया जा रहा हो। आखिरकार साल 1961 में मनोज कुमार को बतौर हीरो ब्रेक मिला फिल्म कांच की गुड़िया से। इसके अगले ही साल विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता ने मनोज कुमार की जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। करीब 40 साल के लंबे फिल्मी करियर में मनोज कुमार ने फिल्मों में काम भी किया और खुद भी फिल्में बनाई। भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी निरुपमा कोटरू ने द स्विंगिंग 70s नाम की एक किताब में मनोज कुमार पर लेख लिखा है। निरुपमा कोटरू लिखती हैं, मनोज कुमार ने एक्टिंग के साथ साथ कई फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। इन सारी फिल्मों में उन्होंने फिल्म के कंटेंट और फॉर्म पर लगातार अपनी उस्तादी का प्रदर्शन किया। कहानी लिखने की कला में उनकी महारत थी। वो जानते थे कि भारतीय भावुक होते हैं, इसलिए वो ऐसी कहानियाँ लिखते थे जिनसे लोग आसानी से कनेक्ट कर सकते थे। हर तरह के दर्शक के लिए उनकी फिल्मों में कुछ ना कुछ होता था। मसलन चोर एक परिवार की खूबसूरत कहानी थी, जिसने मनोज कुमार को निर्देशक के तौर पर स्थापित किया। मनोज कुमार के करियर में अहम मोड़ आया जब साल 1964 में भगत सिंह पर बनी फिल्म शहीद रिलीज हुई। यहीं से देशभक्ति की फिल्में करने वाले हीरो की छवि की भी शुरुआत हुई। पर आगे बढ़ने से पहले मनोज कुमार के अतीत पर नज़र डालना ज़रूरी है, जो उनकी फिल्मों से जुड़े कई पड़ावों को संदर्भ देता है। मनोज कुमार की पैदाइश अब के पाकिस्तान के एबटाबाद में हुई थी। जंडियाला, शेर खान और लाहौर जैसे इलाकों से उनका ताल्लुक रहा है। उन दिनों जब दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की आईएनएस से जुड़े लोगों का ट्रायल चल रहा था, तो लाहौर में भी नौजवान और बच्चे जुलूस निकाला करते थे। लाल किले से आई आवाज़, ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज, मनोज भी उन जुलूस निकालने वालों में शामिल होते। इसी बीच देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान और भारत बन गए। वहीं भारत, जो बाद में मनोज कुमार का दूसरा नाम भी बन गया। मनोज कुमार ने एक इंटरव्यू में बंटवारे के उस दौर को याद करते हुए बताया था कि बंटवारे के बाद हुई हिंसा में मेरे चाचा मारे गए। मेरे पिता खूब रोए थे, लेकिन अगले दिन जब भारत आज़ाद हुआ तो मेरे पिता मुझे लेकर लाल किले गए और नारे लगाए। अब मैं सोचकर हैरान होता हूँ, दिल्ली में आकर हम शरणार्थी कैंप में रहे। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मेरी माँ मेरे भाई को जन्म देने वाली थी। चारों तरफ हिंसा और दंगे हो रहे थे, सायरन बजा और अस्पताल के लोग भी अंडरग्राउंड हो गए। माँ चिल्लाती रही और मेरा भाई मर गया। मैं छोटा ही था, मैंने अस्पताल के लोगों को जाकर मारना शुरू कर दिया। अपने भाई को जमुना में समर्पित कर दिया। लेकिन पिता ने समझाया कि जिंदगी में कभी दंगा मारपीट मत करना। भारत के इन हालात का असर मनोज कुमार के फिल्मी काम पर भी देखने को मिला। मसलन फिल्म शहीद बनने की कहानी। शुरू में भगत सिंह पर फिल्म बनाने का मनोज कुमार का कोई इरादा नहीं था। हालांकि भगत सिंह उनके बचपन के हीरो थे और उनके बारे में ज़्यादा वो जानना चाहते थे। इसी खोज में वो दिल्ली और अमृतसर जाते और मद्रास में हिंदू अखबार की लाइब्रेरी में घंटों रिसर्च करते। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और राष्ट्रीय एकता के लिए नेशनल अवार्ड मिला।
इस समारोह के लिए मनोज कुमार ने भगत सिंह की मां को भी बुलाया था। जब अभिनेता डेविड ने मंच से नेशनल अवार्ड की घोषणा की तो भगत सिंह की मां विद्यावती को बुलाया गया और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मनोज कुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे इंदिरा गांधी ने आकर भगत सिंह की मां के पैर छुए थे। फिल्म शहीद की स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली में खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आए थे। अपने घर पर दावत के दौरान शास्त्री जी ने मनोज कुमार से कहा था कि मेरा एक नारा है, जय जवान जय किसान। मैं चाहता हूं कि तुम इस पर कोई फिल्म बनाओ। लाल बहादुर शास्त्री की वो बात मनोज कुमार के मन में घर कर गई। सुबह दिल्ली से जब वो ट्रेन में बैठे तो अपने साथ कलम और डायरी लेकर बैठे। ये किस्सा मशहूर है कि जब ट्रेन बॉम्बे सेंट्रल पहुंची तो मनोज कुमार के पास फिल्म उपकार की कहानी तैयार थी। उपकार में मनोज कुमार ने न सिर्फ शानदार अभिनय किया बल्कि डायरेक्शन भी उनका बहुत कमाल का था। महेंद्र कपूर की आवाज में 7 मिनट 14 सेकंड का उपकार फिल्म का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये बहुत कामयाब हुआ। उगते सूरज, मंदिर की घंटी और तालाब के किनारे पानी भरते लोग, खेत में काम करते किसानों के शॉट से शुरू होता ये गाना गांधी, सुभाष, टैगोर, तिलक के आदर्शवाद से लेकर नेहरू के समाजवाद तक ले जाता है। उपकार के लिए उन्हें फिल्मफेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ कहानी और सर्वश्रेष्ठ संवाद लिखने का पुरस्कार मिला और साथ ही राष्ट्रीय पुरस्कार भी। मनोज कुमार अक्सर अपने इंटरव्यू में फिल्मों में दिलचस्पी जगने का किस्सा सुनाते रहे हैं। बचपन में हरि किशन ने दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखी थी साल 1949 में। उस फिल्म में दिलीप कुमार का नाम था मनोज कुमार। बस बचपन से ही उन्हें फिल्मों की दुनिया और मनोज कुमार नाम दोनों पसंद आ गए। यानी 12-13 साल की उम्र में ही तय हो गया कि हीरो बनना है और फिल्मी नाम होगा मनोज कुमार। माला सिन्हा के साथ 1962 में आई हरियाली और रास्ता मनोज कुमार के कैरियर की पहली सिल्वर जुबली हिट थी। इसके बाद मनोज कुमार ने सायरा बानो, वैजयंती माला, आशा पारेख के साथ कई रोमांटिक फिल्में की। एक्टिंग के साथ साथ निर्देशन और निर्माण के जरिए 70 के दशक में मनोज कुमार की दूसरी पारी भी चलती रही। उन्होंने उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति जैसी फिल्में डायरेक्ट की। मनोज कुमार को संगीत की भी गहरी समझ थी। हालांकि उनकी फिल्मों में भारतीयता, महिलाओं और देशभक्ति का जो पैमाना दिखाया गया है उस पर बाद के सालों में सवाल भी उठते रहे हैं। मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम भारतीयता और पश्चिमी संस्कृति के बीच तुलना करती है, जहां लड़की के सिगरेट पीने या स्कर्ट पहनने को नैतिकता के नजरिए से दिखाया गया है। निरुपमा कोटरू लिखती हैं, कई बार मनोज कुमार की फिल्मों में महिलाओं को भ्रष्ट पश्चिमी संस्कृति के प्रतीक के तौर पर दिखाया जाता था। ये दिक्कत भरा नजरिया था, चाहे वो पूर्व और पश्चिम में पश्चिमी कल्चर में पली बढ़ी सायरा बानो हो या फिर रोटी कपड़ा और मकान में पैसों को अहमियत देने वाली जीनत अमान को गोल्ड डिगर की तरह दिखाया गया हो। दोनों फिल्मों में दिखाया गया है कि कैसे विदेश में रहने वाली सायरा अपनी गलतियां सुधारते हुए साड़ी पहनी भारतीय महिला बन जाती हैं या फिर जीनत अमान को पैसों की हसरत रखने का पछतावा होता है और वो मनोज कुमार की बाहों में दम तोड़ देती हैं। 80 के दशक में मनोज कुमार की फिल्मों में महिलाओं का चित्रण और खराब हो गया था। हालांकि एनआरआई के मन में वतन की टीस वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने जो शुरू किया वो करण जौहर की दिलवाले दुल्हनिया तक जा पहुंचा। मनोज कुमार उन लोगों में से थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को शुरू में मौका दिया। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में मनोज कुमार ने कहा था, जब लगातार विफलताओं से हताश होकर अमिताभ बच्चन मुंबई छोड़कर दिल्ली वापस जाने के बारे में सोच रहे थे, तब उन्होंने अमिताभ को रोका और अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मौका दिया था। जब लोग अमिताभ को नाकामयाबी की वजह से ताने दे रहे थे, तब भी मनोज कुमार को उन पर पूरा भरोसा था कि वो एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे।
अपने दौर के अभिनेताओं के साथ मनोज कुमार के दोस्ताना रिश्ते थे। किताब धर्मेंद्र नॉट जस्ट ए हीमैन के लेखक राजीव विजयकर लिखते हैं, धर्मेंद्र और मनोज कुमार संघर्ष के दिनों से ही पक्के दोस्त थे। मनोज कुमार उन्हें धर्मू कहकर बुलाते थे। संघर्ष के दिनों में दोनों को साथ में रोल मिला। धर्मेंद्र को 350 रुपये दिए गए और मनोज कुमार को 450। मनोज कुमार ने काम करने से मना कर दिया। धर्मेंद्र ने भी वो फिल्म नहीं की। बाद में मनोज कुमार ने धर्मेंद्र से कहा कि वैसे ही हमारे पास पैसे नहीं हैं, कम से कम तुम्हें फिल्म नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो धर्मेंद्र का जवाब था, मैं अपने दोस्त के बिना फिल्म नहीं करूंगा। एक बार जब निराश धर्मेंद्र बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई से लौट रहे थे तो मनोज जिद पर अड़ गए कि वो सिर्फ 2 महीने रुक जाएं और उनका सारा खर्च वो उठाएंगे। इसी किताब में मनोज कुमार बताते हैं कि जब हमारे अच्छे दिन आए तो हमें रेलवे का फर्स्ट क्लास का पास दिया गया। मैं और धर्मेंद्र बार बार चर्च गेट से गोरेगांव जाते और वापस आते। ये 3 दिन तक चलता रहा।